Hello everyone. Today we are going to start chapter Kinetic Theory of Gases. तो ऐसा जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन हम इसे जो है फिज़िक्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन्हें समझते हैं, ठीक है। उनके मतलब इसमें जो है बेसिकली इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, जो जो फॉर्मूले और थोड़े से कंसेप्चुअल बातें इसमें जो बताई जाती है उनके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब बेसिकली काफ़ी जो है छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइडियल गैस लॉ हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है बॉयल्स लॉ, ठीक है। इस लॉ में क्या होता है, सबसे पहले आप जानो कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। मैं यहाँ एक ट्रिक मैंने लिख रखी है BTCP, ठीक है। ये BT का क्या मतलब है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, और एक C आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रहे कि किस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किस में प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है BT और CP से आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बॉयल्स लॉ को देखेंगे, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये हमें पता चल गया। फॉर अ फिक्स्ड और गिवन मास ऑफ परफेक्ट आइडियल गैस, इसमें आप एक एक वर्ड जो है उस पर ध्यान दो। इसमें दे रखा है कि फिक्स्ड और गिवन मास, मतलब आप अपनी मर्जी से मास कंसीडर नहीं करते, ठीक है। आपको एक फिक्स या गिवन मास की ही बात होती है ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो आइडियल गैस, ठीक है। मतलब देखो आइडियल हम किन्हें मानते हैं, जो मतलब आइडियल का मतलब होता है जो आदर्श हो। आदर्श किन्हें मानते हैं, जो हमारी नज़रों में परफेक्ट हो, बिल्कुल, ठीक है। तो आइडियल का मतलब यहाँ परफेक्ट, ठीक है। मास ऑफ परफेक्ट आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर जो है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ गैस के। मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम बढ़ी, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम कम हुई, प्रेशर बढ़ा, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इनसे जो टेम्परेचर हमें मिलता है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। देखो फॉर अ गिवन मास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मास। एक गिवन मास मतलब यहाँ क्या है, मास मेरे पास क्या है, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि गिवन मास, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी ये प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर किसके, वॉल्यूम के। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम क्या लिख देंगे वहाँ के, तो इज इक्वल टू K/V। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, PV इज इक्वल टू K, क्या है, जो कि कांस्टेंट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में अगर हम बात करें कि P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2, ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे हम। ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हम देखेंगे इसमें। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पर भी जो है हमें ये दे रखा हो कि कांस्टेंट है प्रेशर इंटू, यहाँ पे कांस्टेंट हमें दे रखी है एक वैल्यू, टेम्परेचर क्या है मेरे पास, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये जो है रेक्टेंगुलर जो है पैराबोलिक ग्राफ मेरे पास आता है। ये देखो ऐसे टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ या मतलब घटता बढ़ता जो भी है, ठीक है। और ये टेम्परेचर 1 है मान लो, ठीक है। स्लोप इसका क्या होगा, हम dy/dt y/x के केस में हम डिस्कस करते हैं, तो y पे क्या है, dp/dv इज इक्वल टू क्या होगा, -p/v, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन है, ये मान लो ये T2 टेम्परेचर पे जो है ये ग्राफ बना मेरा। इसमें अगर आपको बताना हो कि भाई
T1 ग्रेटर देन T2 है या फिर T2 ग्रेटर देन T1 है, तो राइट आंसर होगा टेम्परेचर 2। ठीक है, जो टेम्परेचर बड़ा होगा ऑब्वियसली ये क्या है, यही तो बड़ा है ना, यहाँ पे ऊपर की साइड टेम्परेचर ये है। ठीक है, तो ये ग्राफ हम डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट मेरे पास है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। अभी हम बॉयल्स लॉ को ही पढ़ रहे हैं, सबसे मतलब बॉयल्स लॉ पूरा ख़त्म करके हम चार्ल्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को ही ख़त्म करेंगे। तो इसमें हमारे पास दूसरा ग्राफ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। वी नो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में, तो इसमें क्या है, प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो है संदर्भ में अगर हम बात करें, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हुई, कम हुई, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। नेक्स्ट है मेरे पास रियल गैस एंड आइडियल गैस के जो है कंटेक्स्ट में अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो ये क्या है, आइडियल गैस क्या होती है, जो गैस लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, जो गैस लॉज हमें दिए होते हैं उनको फॉलो करे, आइडियल गैस वो होती हैं। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स लॉ में, हमें पता है। यहाँ पे आप बस एक बात ध्यान रखना, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगी ग्राफ में, और डॉटेड वाली जो है वो रियल रियल गैस को। ठीक है, प्रेशर वर्सेस जो है वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो ये मेरा जो है ये ऐसा पैराबोलिक जो है निकल के आएगा। ये मेरा टेम्परेचर 1 पे, ये मेरी कौन सी है, आइडियल गैस, और ये डॉटेड मेरी रियल गैस। टेम्परेचर 2 पे बात करें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो मेरी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, टेम्परेचर 2 बढ़ा है टेम्परेचर 1 से, तो रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। रियल गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह, दैट इज HTLP। HTLP से आप मैंने HTLP क्यों लिखा है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है कि आप याद रहे आपको कि रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जब टेम्परेचर तो हाई हो, प्रेशर कम हो। टेम्परेचर बढ़ा तो ये तो अंडरस्टूड है भाई, केमिस्ट्री में ये चीज़ जो है बहुत डिटेल में भी है, टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो HTLP से आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्लीज लॉ की। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था BTCP। CP आप कैसे याद रख सकते हो, दिल्ली में एक प्लेस है कनॉट प्लेस नाम से। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि चार्लीज में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और BT मतलब आप ब्लूटूथ याद रखना उसको, BT ब्लूटूथ। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारा जो है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फॉर अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट और आइडियल गैस, मतलब वही सेम चीज़, गिवन मास परफेक्ट और आइडियल गैस की हम बात करेंगे। वॉल्यूम गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम है गैस की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैं आपको बता दूं हमेशा केल्विन के फॉर्म में होता है, ना सेल्सियस ना फ़ारेनहाइट, केल्विन को ही हम कंसीडर करते हैं। प्रोवाइडेड द प्रेशर, और प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, तो देख लो क्या क्या है, फॉर गिवन मास ऑफ गैस कांस्टेंट मास, P इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी को साइन का हटा के हम K यहाँ लिख देंगे। तो एक हमारे पास ये होती है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करते हैं कैसे, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, वॉल्यूम जो है PV इज इक्वल टू nRT है मेरे पास, तो V इज इक्वल टू K है, यानी ये मेरे पास क्या हो गई कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट जो है, नहीं सॉरी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर है ना सॉरी, इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर के साथ ये N और R भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, N नंबर ऑफ मोल्स और R जो मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो V और T बच गया। अब T जो है यहाँ पे अपोन में V क्या आ जाएगा, तो V अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में बात करें, न्यूमेरिकल के जो है संदर्भ में हम बात करें, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। बॉयल्स लॉ में क्या था, V1 इंटू T1 था, इसमें क्या है, अपोन में है। ठीक है,
प्रोसेस कैसा है, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब देखो वहाँ पे आइसोथर्मल था, यहाँ पे आइसोबारिक है, क्यों? आप ध्यान दो, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था तो इसलिए थर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल की बात हुई। यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर की ऐसा यूनिट हम जानते हैं बार होती है, तो आप इससे याद रखें कि ये प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है। अगर अब हम बात करें इसके ग्राफ की, तो देखो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ है। इसका जो स्लोप होगा, देखो इसमें क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्लोप की बात करेंगे कि भाई स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप वही होगा डी अपॉन डी टी, ये वाई, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं हम स्लोप के केस में, तो हो गया डी वी अपॉन डी टी। और ये एन आर अपॉन पी आया, कैसे आया, देखो ये मेरे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, वॉल्यूम वर्सेस टाइम के केस में तो डी वी यानी पी डी वी इज इक्वल टू एन आर, टी की बात है तो डी टी यहाँ पे हो गया, तो डी वी अपॉन डी टी तो यहाँ बाहर आ गया, इज इक्वल टू मेरे पास एन आर अपॉन पी यहाँ बच गया। तो ये डी वी अपॉन डी टी का जो क्या मेरे पास स्लोप आया है एन आर अपॉन पी, तो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी, तो स्लोप क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। अब हम चार्लीज लॉ को ही रियल गैस और आइडियल गैस के ग्राफ से देखेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी वॉल्यूम इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये रहा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। सेम वही इसमें जो है केस रहेगा कि स्ट्रेट लाइन जो है आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है और डॉटेड रियल को, तो इसमें मेरा ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है और एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन जो यहाँ समझने वाली बात है वो क्या होगी, अब ये तो मेरी क्या है आइडियल गैस, लेकिन जो रियल गैस होती है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करती है, मतलब ऐसे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये बिल्कुल आइडियल गैस के यहाँ जो है मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो देखो रियल गैस टेंड्स टू आइडियल गैस हाई टेम्परेचर, वही सेम कंडीशन मैंने आपको बताया था HTLP, याद रखना, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रियल गैस क्या है, टेंड्स टू आइडियल गैस, मतलब उसकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करना लगती है, बिहेव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक बात हमने की थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी हम केल्विन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। अब अगर टेम्परेचर हमें दे रखा हो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई डिग्री सेल्सियस में हो, तो उस केस में क्या है, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब ईच डिग्री जो राइज होगा टेम्परेचर में 4, ठीक है, इन सेल्सियस में जो वॉल्यूम होगी गिवन मास ऑफ गैस की, जो गैस हमें दे रखी है उसकी जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, इंक्रीज बाय, वो इंक्रीज होगी 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़कर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन आगे जो मैं ये आपको दिखाऊंगी आगे ये फॉर्मूले और ये इसमें पुट करके आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला देख लो सबसे पहले आप, वी टी टेम्परेचर एट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी नोट, डिग्री सेल्सियस का है ये, प्लस वी नोट इंटू टी अपॉन 273। ये वी 0 डिग्री सेल्सियस किसे रिप्रेजेंट करेगा, वी नोट से हम इसको 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 डिग्री सेल्सियस किस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी नोट प्लस वी नोट इंटू 1/273, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना भी ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर दे रखा है, कि मतलब आप अगर 1 का केस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आ रही बेशक भूल जाओ, ये फॉर्मूला याद रखो। 1 दे रखा है, 1 डिग्री यहाँ लिखे इज इक्वल टू ये 0 नोट 1/273, इतने से ही तो राइज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। 2 दे दिया तो यहाँ पे 2, 3 दे दिया तो यहाँ पे 3 से इंक्रीज हो गया, 4t और मतलब t से, और मतलब n दे दे कि भाई मतलब कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ n/273 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू वी नोट अपॉन 273 इंटू टी
प्लस वी नोट। ये मेरा ग्राफ अगर इसमें मेरे को बनाना हो तो कैसे पता लगाएं कि भाई ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या कैसा होगा। तो देख लो ये y को रिप्रेजेंट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक बहुत अच्छा तरीका है, आप जो है ग्राफ को फिगर आउट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, m पॉजिटिव स्लोप पे है एंड y इंटरसेप्ट, मतलब y के इंटरसेप्शन पे है ये ग्राफ पॉजिटिव में। तो ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया वी नोट। वी नोट क्या था, वी नोट मेरा क्या था, यहाँ देखो V0 यानी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये मेरा हो गया, और ये यहाँ पे पॉजिटिव में स्लोप मेरा V0 अपॉन 273 टेम्परेचर और वॉल्यूम के ये जो है वर्सेस है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये मैंने पीछे की साइड क्यों लिया है, क्योंकि ये तो था भाई मेरे सेल्सियस के केस में। ये ग्राफ जब पूरा होगा, जब हम केल्विन पे भी तो देखेंगे ना, तो यहाँ पे मेरी वॉल्यूम 0 हो गई, टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेरा हो गया 0 केल्विन यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की। इससे पहले जो हमने दो लॉज पढ़े थे, उसमें एक में टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक में प्रेशर। इसमें क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहना चाह रहा है, मान लो कि मेरे पास 3 गैस है, एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक हीलियम। तीनों जो है 100 ml की जो है क्वांटिटी में, तीनों का मतलब ऑक्सीजन भी 100 ml है, नाइट्रोजन भी 100 ml है, हीलियम भी 100 ml है। तो अगर अब इनका जो है क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम होगी जो जितनी भी गैसेस की उनके। अब देखो ये इनकी वॉल्यूम इक्वल है ना तीनों की, मैंने बताया 100 ml है, तो इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को x से डिनोट कर दूं, तो x ही जो है ऑक्सीजन के होंगे, x ही नाइट्रोजन के होंगे और x ही हीलियम के होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट भी जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, हमें पता है, ठीक है, ऊपर मैंने बताया था। P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये जो प्रेशर होगा, आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये यहाँ पे 0.0828 ml पर मोल केल्विन के जो है फॉर्म में है। ये कब होगी और क्यों होगी, इसमें आपको ये याद ध्यान रखना है कि प्रेशर चाहे किसी भी यूनिट में दे रखा हो, आपको वो ATM में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखी हो चाहे कैसे भी हो, आपको लीटर में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये है। अब इस यूनिवर्सल वैल्यू को तो बदला नहीं जा सकता, इसकी ऐसा यूनिट नहीं बदली जा सकती। तो जो प्रेशर और वॉल्यूम जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम क्या है चेंज कर देते हैं, उनकी यूनिट में बदलाव करते हैं हम, ठीक है। और सबसे पहले आप देखो कि n जो है इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। आप देखो अगर हमें जो है अब कन्वर्ट करना है इसको ATM से, देखो 1 ATM जो होता है वो लगभग 1 बार के इक्वल होता है। 1 बार यानी 10⁵ पास्कल, वो लगभग ये सारी जो है इसकी एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, मतलब ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच वाली। पास्कल जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और ये होता है 760 mmHg के अप्रोक्स, और ये टर की फॉर्म में बात करें तो 760, ठीक है। लीटर की बात करें तो लीटर होगा 10⁻³ मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेकामीटर⁻3, ठीक है। वैल्यूज़ ये आप याद कर लेना, ठीक है, मतलब ऐसे याद करने वाला भी नहीं, एक बार पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई 10⁻³ पास्कल में है तो कैसे ATM तक पहुंचाना है और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ गैस की। डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इसमें आइडियल इक्वेशन हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू एन का जो हमारे पास मैंने ऊपर बताया था मास अपॉन मोलर मास, दैट इज एम अपॉन एम आर टी। तो ये मैं एम और वी को मैं यहाँ इस साइड ले आऊँगी, ये मतलब वी इसके नीचे आ गया, तो एम वी इज इक्वल टू पी एम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया पी एम और अपॉन आर टी, ये नीचे आ गया एम वी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। तो मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब एम अपॉन वी क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये जो डेंसिटी है ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब की फॉर्म में होता है, जबकि आर क्या है, मेरा यूनिवर्सल कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ऊपर यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू ये थी, अब नीचे ये है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब एटीएम और लीटर में बात की जाए, यानी प्रेशर और वॉल्यूम की बात यहाँ पे एटीएम और लीटर में हो रही है, तब ये जो है हमें अप्लाई करना होता है, जबकि यहाँ ये प्रेशर और टेम्परेचर की बात केल्विन और प्रेशर की बात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में की जाती है डेंसिटी के केस में। तो यहाँ हम जो है 8.314 को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी मेरे पास आ गया फॉर्मूला। तो M क्या होता है, अब मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू Na होता है। ठीक है, और Na क्या है मेरे पास, एवोगैड्रोज नंबर होता है। तो M इज इक्वल टू एम इंटू Na, आप याद रखोगे केमिस्ट्री में आता है ये। D इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, पी एम इंटू Na अपॉन आर टी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर एन ए, ये नीचे चला जाएगा और ये इंटू टी। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन के टी। आर अपॉन एन ए क्या होगा, जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, आर अपॉन एन ए जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आ गया पी एम अपॉन के टी। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को, के रिप्रेजेंट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। डन। आगे बात करेंगे हम, D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये मेरे पास पी एम अपॉन के टी आएगा एक्चुअली। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू यहाँ पे के टी लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे देखो पी एम अपॉन के टी है, तो मेरे से शायद लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे आप के लिख लेना, के मेंशन कर लेना यहाँ आप। तो ये क्या है, व्हेन वी वांट मास ऑफ मोलिक्यूल, ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, देखो एक तो D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी है। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि भाई एक एक जो है टॉपिक के कंसेप्ट के दो फॉर्मूले कैसे कब कैसे अप्लाई करना है। तो डेंसिटी के केस में फॉर्मूला पी एम अपॉन आर टी होता है, लेकिन जब आपको मास जो है मोलिक्यूल के फॉर्म में चाहिए, मोल नहीं मॉलिक्यूल, वांट मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मास चाहिए इंस्टेड ऑफ मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूल का मास चाहिए ना कि मोलर मास का, उस केस में आप P स्मॉल m अपॉन आर टी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो। ठीक है, आपको देखो न्यूमेरिकल में भी पता चल ही जाएगा कि भाई वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मोलर मास की मतलब कैसे, ठीक है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो नेक्स्ट है आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब जो है ये देख लेंगे, आइडियल गैस मेरे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और वन मोल के लिए बात करें तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि n तो 1 हो गया, तो पी वी इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या हो गया 1। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी एंड पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1, ऑलवेज वही सेम बात, ऑलवेज हमेशा यही रहेगी। ठीक है, अब ग्राफ में आप देखना ये सेम वही चीज़ है भाई, डॉटेड जो है रिप्रेजेंट करेगा रियल को, और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी आइडियल को। ठीक है, आइडियल गैस को। तो ये पी वी आर टी अपॉन प्रेशर के वर्सेस ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ये 1, अब मैंने अभी बताया था कि 1 होता है, कौन मतलब हमेशा 1 रहती है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप मान लो कि ये 1 है। ठीक है, ये देखो ये 1 है, यानी ये मेरी क्या हुई आइडियल गैस, आइडियल गैस मेरी 1 रहती है हमेशा, ऑलवेज फॉर आइडियल गैस। अगर मैं बात करूँ अब उसकी रियल की, तो यहाँ पे ये नीचे वाला देखना सबसे पहले, ये टेम्परेचर 1 पे मेरी जो है क्या है रियल गैस है। ठीक है, जो कि क्या है काफ़ी दूर है, मतलब ये मेरी आइडियल थी इससे काफ़ी दूर। ठीक है, एक पॉइंट पे आके बस थोड़ा सा
बहुत दूर है इससे, यहाँ पे भी ये देखो, और इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। नीचे की साइड ये नेगेटिव 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 होती है, यहाँ पे 0 ऊपर फिर पॉजिटिव चली गई। अब अगर मैं जितना पास इसको ले मतलब जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये क्या है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगी। वैसे ही वही कंडीशन दोबारा कि टेम्परेचर T2 जो है वो ग्रेटर होता है T1 से, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आइडियल गैस टेंड्स टू बिहेव लाइक रियल गैस टेंड्स टू बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है, तो HTLP आप यही शॉर्ट फॉर्म जो है याद रखें, HTLP वाली। ठीक है, अब बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। ये जो है चैप्टर का नाम भी हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही है। तो इसमें जो है हम कुछ पोस्टुलेट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हैं वो जो इनकी अजम्पशंस बनी हुई हैं उसी पे वर्क करती हैं आज लग। ठीक है, तो क्या है ये कि गैस इज़ मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। हम जानते हैं, हम ये पढ़ते आए हैं कि गैस जो है एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जो मॉलिक्यूल्स होंगे सेम गैसेस के वो हर एक एस्पेक्ट से आइडेंटिकल होंगे, मास के रिस्पेक्ट में भी, शेप के में भी और साइज़ के में भी। मान लो अब हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के जो सेम गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जितने भी, वो एक जैसे ही दिखेंगे, मास से भी, शेप से भी और साइज से भी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा एक रैंडम, ऑब्वियसली आप एक रूम का एग्जांपल लो, ठीक है, मान लो एक रूम है, उसमें अगर आपने मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि भाई ऑर्डरली अरेंज्ड हैं कि एक कहीं एक कॉर्नर में ही है बस मॉलिक्यूल्स और रूम में नहीं है। भाई मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में जो है स्कैटर्ड है रैंडमली। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह पे वो बहुत सारे रैंडमली उनकी जो भी मतलब कोई ऐसी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स्ड है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जो हम और चैप्टर में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, उसमें क्या बताते हैं कि भाई रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी होते हैं। तो लेकिन अगर हम काइनेटिक थ्योरी के केस में बात करें तो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को ही ये सपोर्ट करता है। और इसमें जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है यानी F की वैल्यू वो हमेशा 3 रहती है। और जो हम बात करते हैं रोटेशनल या वाइब्रेशनल केस में थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर्स में, तो उसमें हम क्या बताते हैं, F की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। यानी वो डायटोमिक भी हो सकता है, मोनोटोमिक भी हो सकता है और ट्राई भी हो सकता है। इसमें ये ट्राइटोमिक ही रहता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही रहता है, सिर्फ ट्रांजिशनल मोशन ही होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू याद रखे 3 होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के केस में। ठीक है, all the collisions of gas molecules among themselves and wall of container is elastic in nature। इसमें क्या बताना चाह रहा है, कोलिजन का मतलब क्या है कि मान लो एक ग्लास जार है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो है गर्म पानी हमने डाला, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी वॉल को हीट करेंगे। भाई कोलिजन होता रहता है ना उनके मॉलिक्यूल, अब अंदर ही अंदर वो तो क्या है एक दूसरे से हीट करते रहेंगे। वो जो जार का वॉल होगी उसके ऊपर ही तो वो कोलिजन करेंगे ना, हीट करेंगे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो वॉल ऑफ कंटेनर होती है वो इलास्टिक होती है नेचर में। और अब इसमें ये क्या है कि अगर वो जो है एक कंटेनर के अंदर है, वो उसकी कंटेनर की वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो मोमेंटम जो होगी इनिशियल मतलब मोमेंटम उस केस में 0 होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वही फाइनल रहती है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट बात करें, प्रेशर ऑफ गैस इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो प्रेशर होता है गैस का वो क्यों होता है, वही मैंने बात बताई कि जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल का वो कंटेनर की वॉल के साथ, उसी के कारण जो है गैस का प्रेशर जो है बनता है, डेवलप होता है। प्रेशर ही तो लगा रहे हैं वो भैया जो है कंटेनर की वॉल के ऊपर कोलिजन करते रहते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो उसके ऊपर प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी मैंने ऊपर वाला ही पढ़ लिया दोबारा, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया।
ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मतलब है, जो टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में होता है, मतलब सेल्सियस डिग्री वाले से मतलब नहीं है, वो डिपेंड करेगी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेरे पास होता है यानी केल्विन में जो होता है। और डिपेंड नेचर ऑफ गैस से इसको कोई लेना देना नहीं कि भाई गैस का नेचर कैसा है, ठीक है। बस टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट होना चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी दैट इज आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन कॉन्स्टेंट। तो टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है 0 केल्विन होता है। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी तो क्या हुई, 0 हुई। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, यानी उनके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो टेम्परेचर ही 0 है, कोलिजन नहीं हो रहा, तो भाई काइनेटिक एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0, और मोलिकुलर मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही। भाई देखो किसी चीज़ में अब आप हो, अगर आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, किसी दिन आप में कुछ काम करने की एनर्जी नहीं है, तो भाई आप आराम से बैठोगे ना, आप शांत रहोगे, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यानी एक तरीके से स्टॉप हो आप। तो ये सेम वही केस है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो गई तो मोलिकुलर मोशन भी क्या है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। मतलब जो अब मान लो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक रूम का ही एग्जांपल लेंगे, या फिर रूम छोड़ो, यहाँ मैंने बना ही रखा है डायग्राम। ये मेरे पास है रूम ही मान लो, ये रूम है, ये भी रूम है, ठीक है। ये मेरे जो है गैस मॉलिक्यूल्स जो है बिखरे हुए हैं रूम में, स्कैटर्ड हैं। तो ये मेरी क्या हो गई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई की गैस ने। अगर अब मैं इन सभी को, इन जितने भी ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं, इनको इकट्ठा करने पे लगूँ ना, तो इनका ये वॉल्यूम होती है इनकी बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब इतनी नेग्लिजिबल, ठीक है। क्योंकि साइज़ इनका क्या है, साइज़ भी तो भाई मॉलिक्यूल्स का बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, जिस कारण आप देखो ये जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी मॉलिक्यूल्स की वो 0 ही हम जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये वही पॉइंट जो है मैंने बताया है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ठीक है। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, अजम्पशन हमारे पास जो थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, वो ये है कि देर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होती, अगर हम आइडियल गैस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है आइडियल गैस में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटी भी नेग्लेक्टेड होती है इस केस में, ठीक है। भाई ग्रेविटी का तो कोई सीन ही नहीं है, ग्रेविटी का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो ग्रेविटी क्या है, नेग्लेक्टेड है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर टाइनी रिजिड स्फीयर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था ये हमारा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर टाइनी रिजिड स्फीयर्स ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो बहुत छोटे रिजिड स्फीयर होते हैं जिनकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है। अब आपको क्या 10th पॉइंट और 7th पॉइंट में कुछ सिमिलैरिटी नहीं लगी? मतलब देखो वही बात है यहाँ पे, ये हमने जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस थी, एक्चुअल हमने देखा तो नेग्लिजिबल जो है उसका वॉल्यूम निकल के आई, एक्चुअल वॉल्यूम। और क्या है, किस वजह से ये जो है इतनी नेग्लिजिबल है, क्योंकि इनका साइज क्या है, टाइनी रिजिड स्फीयर होता है, बहुत छोटा साइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है 11th पॉइंट, वो है एट एब्सोल्यूट यानी 0। एब्सोल्यूट 0 क्या होता है, टेम्परेचर एट 0 केल्विन, ठीक है।
मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, ये पॉइंट जो है अभी हमने 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था पीछे ग्राफ में जब हम बात कर रहे थे शायद, कि मैंने डिटेल में आपको बताया था कि काइनेटिक, भाई अब कोलिजन नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो भाई मॉलिक्यूलर मोशन भी तो रुकेगा ना। अब आप अपना केस ले लो, जिस दिन आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, आप क्या है, रिलैक्स ही बैठते हो, एक तरीके से आपका मोशन रुक ही तो जाता है ना, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट है काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब काइनेटिक गैस इक्वेशन को अगर हम पढ़ें, मैंने आपको पहले बता दी थी ये बात कि डिटेल में जाके डेरिवेशन हमें नहीं समझनी है इस चैप्टर में, समझ रहे हो। केमिस्ट्री में चैप्टर है ये पूरा, ठीक है। केमिस्ट्री इनके गैस काइनेटिक थ्योरी वगैरह पर ही डिपेंडेड है, बहुत सारे मतलब जगह वहाँ पे आता है इन चीज़ का जिक्र। तो यहाँ पे हम जो है फिज़िक्स के कंटेक्स्ट में चीज़ों को लेंगे। तो यहाँ पे जो काइनेटिक गैस इक्वेशन में मेरा पहला फॉर्मूला है वो ये है, P यानी प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर RMS अपॉन V, ठीक है। RMS आप सोच रहे होगे क्या होता है, ये होता है इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर। आगे बताऊंगी कि रूट मीन स्क्वायर जो है क्या चीज़ है, क्या इसका रोल है इसमें। यहाँ देखो ये P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। देखो स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा था एक मॉलिक्यूल के मास को, जबकि कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, ठीक है। ये नंबर और ये मास, ठीक है, डिफरेंस देखना, समझना और याद भी रखना। RMS क्या है, RMS है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, और V वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस की बात करें तो इसमें मेरे पास क्या है, N इज इक्वल टू NA होता है, ठीक है। N इज इक्वल टू N क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, ठीक है। P इज इक्वल टू फॉर्मूला था मेरे पास ये कि 1/3 MNA, अब N के प्लेस पे N ही हो गया, म्यू का स्क्वायर RMS अपॉन V, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3 M इंटू N क्या होता है, अभी ऊपर मैंने बताया था, ऊपर मैंने लिख भी रखी थी ये चीज़ कहीं पर, ठीक है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, हाँ, M कैपिटल N, M इंटू में NA इज इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। नीचे भी मैंने वही चीज़ लिखी है, यहाँ M इंटू NA के प्लेस में मैंने यहाँ कैपिटल M पुट कर दिया, म्यू स्क्वायर RMS अपॉन V, यानी V क्या है, वॉल्यूम। तो PV इज इक्वल टू, अब ये V क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे हम इसको, PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M म्यू स्क्वायर RMS, ये किसके इक्वल होगा, PV इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 M म्यू स्क्वायर RMS, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है वो क्या है, PV इज इक्वल टू 2/3, ये 2/3 काइनेटिक एनर्जी, और जो आपको याद रखनी है वो ये वाला फॉर्मूला, ये वाली इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की कितनी होगी, 3/2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ गया तो ये क्या कन्वर्जन हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गई, 3/2 PV, 1 मोल PV इज इक्वल टू nRT, सो PV इज इक्वल टू क्या हो गया, RT, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/T, हम इसको RT भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर n मोल्स के लिए हम क्या लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। फॉर 1 मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 1 मोल अपॉन Na, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT भी एक फॉर्मूला है। देखो ये जो भी फॉर्मूले हमारे पास आए हैं ये न्यूमेरिकल पे निर्भर करेंगे कि आपको वैल्यू कैसे और दे रखी है, मतलब, ठीक है। तो आप जिस अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखी हो आपको उस अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूला पिक करना है यहाँ से। अब बात करेंगे RMS वेलोसिटी की, जो मैं ऊपर बता रही थी कि भाई RMS को आगे थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है।
यहाँ पे हमारे पास आ गया कि काइनेटिक गैस इक्वेशन अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, क्या थी, P इज इक्वल टू 1/3 mn/μ² RMS/V। मान लो कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल है एक कोई वेलोसिटी 1 के साथ मूव कर रहा है, कोई वेलोसिटी 2 के साथ, कोई साथ 3 के साथ, कोई साथ 4 के साथ, रैंडम मोशन में। तो क्या होगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस v4 का स्क्वायर, ये vn तक चला गया अपॉन n। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास न्यूमेरिकल में जब भी रूट मीन स्क्वायर का जिक्र आए और आपको जो है ये दे रखा हो वैल्यू गैस की वॉल्यूम वगैरह की, तो आपको सबसे पहले ये जो है RMS रूट मीन स्क्वायर, इसकी जो है एलोबरेटिव फॉर्म है, सबसे पीछे से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन, फिर रूट। स्क्वायर कर लिया हमने, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, पहले स्क्वायर करके लिख दिया अच्छे से जहाँ तक भी था, ठीक है। अब उसका मीन किया, मीन क्या होता है, प्लस एडिशन अपॉन n, ये हमने कर लिया। लास्ट हमारे पास क्या बचा है, रूट, हमने उसका रूट कर दिया, ठीक है। यही हमारे पास VRMS की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला आ गया। ध्यान रखना है RMS आ जाए, पीछे से स्टार्ट करोगे, स्क्वायर कर दो सबसे पहले, फिर मीन कर दो, फिर उसका क्या है, रूट कर दो, ठीक है। तो RMS वैल्यू वेलोसिटी जो होगी गैस मॉलिक्यूल की, वो ये होती है हमारे पास म्यू RMS इज इक्वल टू √3 RT/m। R क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर की क्या है, केल्विन में होगा। m क्या है, मोलर मास इन kg। म्यू RMS की हम किस में वैल्यू निकालते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का जिक्र है तो आपने देख लिया होगा कि 8.314 ही हमने वैल्यू ली है। ATM या फिर लीटर के केस में हो तभी हम कौन सी लेते हैं, 0.083 वाली कुछ, ठीक है, वो जो भी थी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, √3T/m, एक आ गया मेरे पास फॉर्मूला। दूसरा सिमिलर आएगा √3kT/m, RT/m मोलर मास, और ये m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी, डिटेल में जाके नहीं देखेंगे कहाँ से क्या आ रहा है। आपको सच में इस चैप्टर में ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं, वैसे भी आपको नहीं, मतलब कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आया है, वो केमिस्ट्री में बात हो जाती है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला 2। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी अगर हम देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT था, और RTM इज इक्वल टू P/D, ये हमने ऊपर निकाल लिया था, ठीक है। और अब म्यू RMS के केस में देखें तो √3 RT/m था, तो RT/m क्या होता है मेरे पास, P/D। तो आप देखो, अगर प्रेशर और डेंसिटी के केस में मेरे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये मेरे पास रहा फॉर्मूला, म्यू RMS इज इक्वल टू √3P/D, ठीक है। तो देखो ये तीन फॉर्मूले म्यू RMS के आ गए। मैंने यहाँ इनको तीनों को एक साथ लिख दिया ताकि याद कर लो आप अच्छे से, मतलब ऐसा ना हो कि भाई कितने आ गए, कितने फॉर्मूले हो गए। म्यू RMS का सबसे पहला है √3 RT/m, दूसरा है √3kT/m, और तीसरा म्यू RMS ये डेंसिटी और प्रेशर के केस में है √3P/D, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की बात करें, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की अगर हम बात करें, उसमें सबसे पहली मेरे पास कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V एवरेज इज इक्वल टू V1 + V2, ये अपना वही अपॉन n, ठीक है। हम एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं ना वेलोसिटी वगैरह का, हम 11th चैप्टर में वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिस्कस करके आ चुके हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है, इनकी एवरेज वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। तो फिर आगे देखो ये क्या है, V एवरेज इज इक्वल टू, वही हम अपना मेन फॉर्मूले पे आएंगे, √8 RT/m, जिसको हम RT के प्लेस पे KT भी लिख सकते हैं और PD। आप क्या देख पा रहे हो कि ये RTM और KTM ये जैसे भी फॉर्मूले आ रहे हैं, इनकी ये वाली वैल्यूज़ जो है वो सिमिलर ही चल रही हैं अभी तक, ये आगे जो है अलग होता है, ठीक है। एक बार हमने निकाल लिया था कि भाई RT/m या KT/m कैसे आया था, और ये आगे हम ऐसे ही पुट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ देख लो, √8 RT/m इज इक्वल टू √8 KT/m इज इक्वल टू रूट प्रेशर और डेंसिटी के केस में आएगा 8P/D। तो एवरेज वेलोसिटी का निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल ले। नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसके ऊपर अभी ऊपर हमने डिटेल में बात कर ही ली है।
नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, कि भाई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या निकलेगी। ये कब होता है कि भाई आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मतलब अरेंज्ड हैं, मोशन में हैं, वेलोसिटी है, तो मतलब अब आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, बहुत सारे हैं तो कि भाई किसकी क्या होगी, तो आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि भाई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कौन से की क्या हो सकती है। तो ये वही केस है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस दिस वेलोसिटी, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मैंने बताया बहुत ज़्यादा नंबर में। तो वी एम पी एस मतलब मोस्ट प्रोबेबल जो है वेलोसिटी, एम पी वी होगा √2 RT/m, यहाँ पे 2 KT/m 2 PD। एवरेज में था 8, जो है मोस्ट प्रोबेबल में था 2, और अगर हम बात करें RMS में था 3, तो 8 3 2। ठीक है, देखो याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा कि इसको इसमें 8 था, इसमें क्या है 3 था, इसमें 2 है, ऐसे याद रखो। मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर हम बात करें, ये ग्राफ अगर हम देखें तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी के जो है कंटेक्स्ट में है। इसमें ये हमारा ऐसा ग्राफ बनता है जिसमें देखो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो हमारी यहाँ पे आती है, मैक्सिमम यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे यहीं पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई मोस्ट प्रोबेबल यही वैल्यू हो सकती है, भाई इससे ऊपर तो जाएगी नहीं। ठीक है, मैक्सिमम ये तो हम मोस्ट प्रोबेबल इनसे ही जो है क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा के डिनोट करते हैं। तो ये मेरी VMPS हो गई। इससे आगे अगर हम चलेंगे तो ये मेरी एवरेज आ जाएगी, और अगर इससे आगे हम चलेंगे तो मेरी आ जाएगी √m²। तो यानी मेरी RMS सबसे ज़्यादा ग्रेटर मतलब सबसे बड़ी, फिर एवरेज वेलोसिटी, और फिर आएगी मेरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। RAM एक शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप याद रखें। ठीक है, कि अरेंज कैसे हुई है ये, R सबसे बड़ी, A उससे छोटी, M सबसे छोटी, यानी रैम से आप याद रखें। √3RT/m इसका फॉर्मूला है, √8RT/πm एवरेज का है, और √2RT/m MPS का है। तो इसमें M से M ये तीनों कट गए, इसमें RT तीनों का कट गया। √3 ग्रेटर देन √8/π ग्रेटर देन √2, तो यानी 3 ग्रेटर देन 2.5, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो, और ग्रेटर देन 2, तो मेरे पास जो है ये वैल्यूज़, ये रेशियो भी आ गई है तीनों की। ठीक है, बात करें मीन फ्री पाथ की। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, एवरेज डिस्टेंस जो एक मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रेवल किया जाता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। कैसे, देखो ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से जब इसके साथ कोलिजन करेगा, ये जो इसका डिस्टेंस होगा कोलिजन के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है, इसी को हम कहते हैं लैम्डा n से डिनोट करेंगे और कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, लैम्डा m 1 से हमने इसको डिनोट किया, 2 ने फिर 3 के साथ जो कोलिजन किया, मतलब अब ये दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। ठीक है, इनके बीच का जो पाथ है उसको कहेंगे लैम्डा 2, ये फिर लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, ऐसे ही सोन ये चलते रहते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल जब जो है एवरेज डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल करते हैं किसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने के लिए, ठीक है, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, तो लैम्डा m क्या आएगा, मीन फ्री पाथ की वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा n तक अपॉन n। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लैम्डा m इज इक्वल टू 1/√2n पाई d का स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा m रिप्रेजेंट कर रहा है मीन फ्री पाथ को, d स्क्वायर डायमीटर जो मॉलिक्यूल का होता है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम नंबर डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला क्या आया है, डेल्टा m इज इक्वल टू 1/√2n पाई d का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार इस चैप्टर को समराइज़ कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, काफ़ी जो है वैसे छोटा ही चैप्टर था ये।
एक बार समराइज करेंगे। आइडियल गैस लॉ में हमने पढ़ा सबसे पहले बॉयल्स लॉ, जिसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और इसमें जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस के, पीवी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ये ग्राफ मेरे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी रियल गैस एंड आइडियल गैस के केस में इसके ग्राफ को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो जो रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस के जैसे कब, जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। चार्लीज लॉ में हमने बात किया कि भाई प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है और जो वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे मेरा v1/T1 इज इक्वल टू v2/T2 आ गया, और पहले वाले में क्या था, v1 इंटू T1 इज इक्वल टू v2 इंटू T1। आइजोबारिक प्रोसेस है ये, और जो पहले वाला था मेरा कैसा प्रोसेस था, वो था आइजोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसके केस में हमने एक ग्राफ यहाँ डिस्कस किया था। अगर सेल्सियस में हो फॉर्मूला, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 लगा देंगे, 1 की बात कर रहे हैं, जितना भी इंक्रीज होगा यहाँ पे टी के प्लेस पे आप पुट करते रहोगे। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की बात की, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, यानी जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। आइडियल गैस इक्वेशन की हमने बात की थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस की हमने बात की डी इज इक्वल टू एम वी, जिसका जो है फॉर्मूला होता है। फिर आइडियल गैस इक्वेशन में हमने उसको अप्लाई किया तो हमारे पास फॉर्मूला आया था डी इज इक्वल टू PM/RT, ठीक है। डी इज इक्वल टू PM/KT भी एक फॉर्मूला आया था, ठीक है। और आइडियल गैस एंड रियल गैस में हमने बात की कि PV/RT इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हमने अजम्पशंस पढ़ी सारी, यहाँ तक अपने हमने 11 अजम्पशंस पढ़ी। फिर काइनेटिक गैस इक्वेशन को हमने देखा, P इज इक्वल टू 1/3 mn/μ²RMS/V इसका फॉर्मूला होता है। ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। RMS वैल्यू की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन के तौर पे फॉर्मूला हमारे पास आएगा √3RT/m, ठीक है। और √3KT/m भी हम इसे लिख सकते हैं। और प्रेशर और डेंसिटी के केस में बात करें तो हमारे पास आता है √3P/D। और मोलिकुलर वेलोसिटीज़ में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है √8RT/m और √8KT/m इज इक्वल टू √8P/D, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर हमने पढ़ लिया था, मोस्ट प्रोबेबल का 2 आ जाएगा। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था RMS वैल्यू की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एवरेज, फिर जो है जो अपनी मोस्ट प्रोबेबल आती है। मीन फ्री पाथ हमने देखा था कि जो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा m इज इक्वल टू 1/√2n/πd का स्क्वायर। तो जो है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है यहीं पे, ठीक है। आपको अच्छे से फॉर्मूलेज इसमें ये याद रखने हैं सारे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।